इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के बारे में जानने के लिए हमें आज से लगभग 2 शताब्दी पीछे जाना होगा, जब साल 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ चुके चार्ल्स मेसन एक बार सिख एम्पायर के रूलर महाराजा रणजीत सिंह से मिलने लाहौर जा रहे थे। लाहौर जाने के लिए वो पंजाब प्रोविंस में पहुंचे ही थे कि वहां उन्हें एक जगह बहुत सारे खंडर और उनमें मौजूद तरह तरह के रिमेनिंग्स दिखाई दिए जो काफी प्राचीन होने का प्रमाण दे रहे थे। वो इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने अनजाने में दुनिया की हजारों साल पुरानी सभ्यता का एक प्राचीन शहर खोज निकाला है। लेकिन हिस्ट्री के प्रति उनका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया और बाद में इस जानकारी को अपनी एक किताब में अराइवल एट हरिप्पा नाम का टाइटल देकर पब्लिश किया। इसके बाद 1831 में ब्रिटिश ट्रैवलर सर अलेक्जेंडर बर्न्स और 1853 में ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर एंड आर्कियोलॉजी के शौकीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। अलेक्जेंडर कनिंघम इस जगह से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने 1856 में फिर से यहाँ का दौरा किया और यहाँ उन्हें खंडरों में कई सिक्के मिले जो हजारों साल पुरानी सभ्यता के होने का प्रमाण दे रहे थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ की हर चीज एक मिस्ट्री की तरह नजर आ रही थी जिसे वो सुलझाना चाहते थे। इसलिए 1861 में जब वो मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए तो उन्होंने आर्कियोलॉजी की स्टडी और कंजर्वेशन के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने पर फोकस किया। उनकी ही पहल पर 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की स्थापना हुई और उनको ASI का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम पहले व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये जगह ASI के संरक्षण में आ गई थी। उन्होंने 1872 और 1873 के अराउंड यहाँ कुछ स्मॉल ट्रायल एक्सकेवेशन भी किए थे जिसमें मिली चीजों और जानकारियों को लेकर उन्होंने ASI की पहली रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें वहाँ एक सील मिलने की बात की गई थी। एक काले रंग की सील पर बिना कुबड़ वाला एक बैल उकेरा हुआ था जिसकी गर्दन के नीचे 2 तारे बने हुए थे और बैल के ऊपर 6 कैरेक्टर्स का एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था। इसके बाद हड़प्पा की खोज में सबसे अहम काम 1902 में सर जॉन मार्शल के ASI का डायरेक्टर बनने के बाद हुआ। जॉन मार्शल ने हड़प्पा में बड़े लेवल पर खुदाई का काम शुरू करवाने का फैसला किया और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को सौंपी। 1920 में दयाराम साहनी के अंडर ऑब्जर्वेशन में इस जगह का एक्सकेवेशंस का काम शुरू किया गया। एक साल बाद दयाराम साहनी को पंजाब प्रोविंस के मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के तट के आसपास भारी मात्रा में पुराने अवशेष मिलने शुरू हो गए। उस वक्त तक कार्बन डेटिंग की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जिससे जांच में इन अवशेषों की उम्र कई हजार साल पहले की मानी गई। इस तरह पहली बार यहाँ एक शहर खोजे जाने की पुष्टि हुई जिससे विश्व भर में भारत में खोजी जाने वाली इस सभ्यता के बारे में बात होने लगी। क्योंकि यहाँ के लोकल लोग इसे हड़प्पा के नाम से जानते थे इसलिए इस शहर का नाम हड़प्पा रख दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट को उम्मीद थी कि यह सभ्यता काफी दूरी में फैली हो सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एरिया को खंगालने के लिए इस काम में DR भंडारकर, राखल दास बनर्जी और MS वत्स को भी लगा दिया गया था। 1922 में राखल दास बनर्जी को खुदाई के दौरान हड़प्पा से करीब 590 किलोमीटर नॉर्थ में इंडस रिवर के आसपास हड़प्पा की तरह के ही पुराने अवशेष मिलते हैं जिनकी उम्र भी जांच में हजारों साल पुरानी थी। यहाँ एक ही जगह पर एक के ऊपर एक कई मानव कंकाल मिले थे, इसलिए इस जगह का नाम मोहनजोदारो रख दिया गया था जिसका मतलब मुर्दों का टीला होता है। इसके बाद 1924 में जॉन मार्शल ने ऑफिशियली लंदन की एक मैगजीन के जरिए ब्रिटिश इंडिया में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को खोज निकालने की घोषणा कर दी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे 2 प्रमुख शहरों समेत कई प्राचीन गांव इंडस रिवर के किनारे पाए गए थे, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। सबसे पहली खोज हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सिविलाइजेशन के अस्तित्व ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तब तक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन दुनिया की लार्जेस्ट एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के बाद इसका नाम भी दुनिया की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में शुमार हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जहां कुछ रिसर्चर्स 5000 साल पुराना मानते हैं तो वही ऐसे एविडेंस भी देखने को मिले हैं जिससे सिविलाइजेशन को 8000 साल पुराना भी माना जाता है। लगभग 100 साल से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की खोज होती रही है और तब से अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1400 से भी ज्यादा साइट्स को खोजा जा चुका है, जिनमें से फिलहाल 925 साइट्स इंडिया में और 475 साइट्स पाकिस्तान में हैं। खोजी गई साइट्स में से करीब 100 साइट्स
साइट्स इंडस रिवर के करीब पाई गई, जबकि लगभग 500 साइट्स घग्गर हकरा रिवर के आसपास डिस्कवर हुई हैं। ये खोज आज भी लगातार जारी है। खोजे गए शहरों और साइट्स पर हुई रिसर्च के आधार पर हिस्टोरियंस को पता चला कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और ये सिविलाइजेशन कितनी दूर तक फैली हुई थी। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सिविलाइजेशंस के मुकाबले में इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़े इलाके में फैली हुई थी। इसके अंडर करीब 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जो आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस सिविलाइजेशन के हड़प्पा, मोहनजोदारो और आमरी नाम के कई प्रोमिनेंट साइट्स पाकिस्तान में, जबकि कालीबंगन, लोथल, सुरकोटड़ा, बनावली और ढोलावीरा इंडिया में स्थित है। एक समय पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग 50 लाख लोग रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेस, अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड लेट हड़प्पन फेज में बांटा गया है। अर्ली हड़प्पन फेज की शुरुआत 3300 BCE में हुई थी, जब सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई जमीनों पर पहाड़ी इलाकों से लोग इकट्ठा होने लगे थे। ये इलाके काफी फर्टाइल थे, जिससे यहाँ खेती करना आसान था, इसीलिए लोगों ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती गई और 2600 BCE आते आते पहले यहाँ कबीला, फिर गांव और आगे चलकर यहाँ नगर बसाए जाने लगे। 2600 BCE से 1900 BCE के बीच के समय को मैच्योर हड़प्पन फेज कहा जाता है, जिसे इसका गोल्डन एरा माना जाता है। इसी दौरान हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसी जगह बड़े अर्बन सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ बने होते थे। हर नगर में 2 मेजर सेगमेंट्स होते थे। पहला लोअर माउंट, जो कि मुख्य शहर था, जहां लोगों के रहने के लिए घर थे, और दूसरा अपर माउंट, जो हायर ग्राउंड पर बना होता था। अपर माउंट में सभी मुख्य इमारतें मौजूद होती थी, जहां मार्केट प्लेस, वर्कशॉप्स और मीटिंग प्लेसेस का बंदोबस्त होता था। यहाँ कई गोदाम भी होते थे, जिनमें उपजाए गए अनाजों को स्टोर किया जाता था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अपर माउंट पब्लिक गैदरिंग्स के लिए नहीं, बल्कि एलीट क्लास के लोगों के रहने के लिए था। अपर माउंट और लोअर माउंट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स होती थी, ताकि शहर को वाइल्ड एनिमल्स और फ्लड से बचाया जा सके। ये प्लानिंग और डिजाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन की एडवांस इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग स्किल्स को दर्शाता है। यहाँ के घरों का स्ट्रक्चर भी काफी दिलचस्प था। घरों को ब्लॉक्स के आकार में बनाया गया था और इन ब्लॉक्स के बीच में लोगों के आने जाने के लिए काफी चौड़े रास्ते बनाए गए थे। घरों को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और हर ईंट का सिमिलर डायमेंशन होता था। हर घर के अंदर कॉर्नर में एक बाथरूम होता था और बाथरूम से एक नाली निकलती थी, जो शहर के नीचे बनी नालियों के मेन नेटवर्क से जाकर मिलती थी, जो पूरे शहर के पानी और कीचड़ को बाहर ले जाती थी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार था कि आज भी दुनिया के कई शहरों में पानी निकालने की इतनी शानदार फैसिलिटीज नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन में वाटर रिसोर्सेज की व्यवस्था और उसका रखरखाव भी काफी कमाल का था। जगह जगह साफ पानी के लिए कुएं होते थे, जिसे लोग पीने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदारो में एक्सकेवेशन के दौरान एक बड़ा जलकुंड भी मिला, जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट बाथ शानदार ईंटों से 897 स्क्वायर फीट का बना हुआ था, जिसकी गहराई करीब 8 फीट थी। यह बाथ हाउस रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज के लिए यूज होता था। यहाँ पास ही एक कुआं भी था, जहाँ से इसमें रेगुलरली फ्रेश वाटर भरा जाता था, और साथ ही कपड़े बदलने के लिए यहाँ पास ही चेंजिंग रूम्स भी हुआ करते थे। इसके अलावा फ्यूचर में पानी के क्राइसिस से बचने के लिए यहाँ के सभी शहरों में कई जगह पानी को स्टोर किया जाता था। धोलावीरा शहर में इस तरह के 16 रिजर्वॉयर्स और वाटर चैनल्स देखने को मिले, जिनमें बाढ़ और नदियों के पानी को स्टोर किया जाता था। उस एंशिएंट टाइम में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन सिविक सेंस के मामले में अपने टाइम से काफी आगे थी। यहाँ के लोग हाइजीन का खास ध्यान रखते थे। जगह जगह स्ट्रीट्स के किनारे कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन रखे होते थे और जरूरी निर्देशों के लिए साइन बोर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। एक ऑर्गेनाइज वे ऑफ लाइफ होने के बावजूद हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी रूलर या गवर्निंग सिस्टम के होने का कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता। स्टडीज के हिसाब से तब के लोग मिलजुल कर एक समान तरीके से रहते थे। उनकी ना तो कोई आर्मी थी और ना उनके पास लड़ाई के हथियार थे। इस सिविलाइजेशन में वॉरफेयर का भी कोई एविडेंस नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ किसी टेम्पल के होने के सबूत तो नहीं मिले, लेकिन पाए गए कुछ सील से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के रिलीजियस होने का अंदाजा लगाया जाता है। इन सील्स में पशुपति सील, प्रोसेशन सील और स्वास्तिका सील शामिल है।
पशुपति सील पर एक त्रिशूल लिए हुए योगासन में बैठे व्यक्ति की छवि देखने को मिली, जिनके अराउंड एलिफेंट, टाइगर, बफलो और राइनोसरस जैसे जानवरों की छवियां थी। इस मुहर पर कई बैंगल्स, एक हेडड्रेस और टॉप पर 7 लेटर्स का इंस्क्रिप्शन भी मौजूद है। पशुपति सील को देखकर जहां कुछ ने यह अनुमान लगाया कि तब के लोग शिव की पूजा करते होंगे, तो वही कई सील्स में पीपल के पेड़ और 1 हॉर्न यूनिकॉर्न के साइन भी मिले, जिससे ऐसा माना गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भगवान को पूजने के बजाय नेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे। ट्री और स्नेक वर्शिप के साथ साथ योनि वर्शिप के एविडेंस भी कई जगहों पर देखने को मिले। बेहतरीन आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी से अवेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आर्ट में भी काफी अच्छे थे। मोहनजोदारो में ब्रोंज की एक मूर्ति मिली जिस पर डांस करते हुए एक नर्तकी की तस्वीर उकेरी हुई थी। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए नाचते और गाते भी थे और यहाँ सिंगिंग और डांसिंग एक डेवलप्ड आर्ट फॉर्म था। लोग मिट्टी, पत्थर और मेटल्स का यूज करके ज्वेलरीज, टॉयज और बर्तन बनाते थे। यहाँ पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल होता था। साथ ही लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और ब्रॉन्ज के बारे में भी जानते थे। गोल्ड, सिल्वर और कीमती पत्थरों के उपयोग से कई तरह के सुंदर आभूषण भी बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने लाइवलीहुड के लिए मेनली एग्रीकल्चर और ट्रेड पर निर्भर थे। यहाँ गेहूं, जौ, दाल, सरसों, सब्जी और मसाले की खेती की जाती थी। इंडस वैली के लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन का इस्तेमाल किया था। फार्मर्स कॉटन को स्पिन और वीव किया करते थे और लोगों में ऊन के कपड़े पहनने का चलन था। खेती के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते थे। ऊंट, भैंस, बकरी, कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवरों को पाला जाता था और बैलों से खींची जाने वाली गाड़ियां भी चलाई जाती थी। इसके अलावा लोग बिजनेस के मामले में भी काफी अच्छे थे। ये लोग सिर्फ आपस में ही बिजनेस नहीं करते थे, बल्कि इनका व्यापार ग्लोबल लेवल तक फैला हुआ था। उस दौरान जो कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, उसके शहरों के साथ भी इंडस वैली के लोगों का व्यापार होता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया के लोग यहाँ से कॉटन, टिम्बर और एबनी को हाई वॉल्यूम्स में इंपोर्ट करते थे। सेसेमी ऑयल और लापिस लाजुली जैसे लग्जरी आइटम्स भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंपोर्ट किए जाते थे। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी के लोग व्यापार के लिए सील्स का इस्तेमाल करते थे, जिन पर खास तरह के सिंबल्स बने होते थे, जिन्हें लोग ब्रांड या पहचान के सिंबल के तौर पर यूज किया करते थे। चीजों को एक्यूरेटली मेजर करने और उनके वजन का सही पता लगाने के लिए वेट्स और मेजर्स इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से मिली सील्स और रिमेन से यूं तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ पता चला, लेकिन न जाने कितनी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए नहीं सुलझाया जा सका क्योंकि रिसर्चर्स 100 साल की कोशिश के बाद भी आज तक इस सिविलाइजेशन की भाषा को पढ़ने में नाकाम